नमस्कार मित्रों, गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन के प्रथम प्रश्न पत्र के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि CSJM के बीएड सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न पत्र के 3 वीडियोज़ हमने पहले डाल रखे हैं, तो वो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है कि कलकत्ता मदरसा 1781 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने स्थापित किया। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कलकत्ता मदरसा कब स्थापित हुआ या कलकत्ता मदरसा किसने स्थापित किया। ठीक है, तो कलकत्ता मदरसा 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने स्थापित किया। सेकंड पॉइंट हमारा है 1754 में विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ठीक है, जिसने प्राच्य शिक्षा के लिए कार्य किया। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। कब की? 1754 में। और इसने भारतीय शिक्षा के लिए कार्य किया या प्राच्य शिक्षा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। तो फोर्ट विलियम कॉलेज किसने खोला? लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 में। इस कॉलेज में क्या होता था कि अंग्रेज कर्मचारियों को भारतीय भाषा, साहित्य, संस्कृति का ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, चौथे पॉइंट पे आते हैं। मिस्टर गिलक्रिस्ट आधुनिक उर्दू के पिता कहे जाते हैं। तो आधुनिक उर्दू के पिता कौन कहे जाते हैं? मिस्टर गिलक्रिस्ट। और इन्होंने उर्दू कोश और हिंदी व्याकरण को लिखा था। ठीक है, उर्दू कोश और हिंदी व्याकरण को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 5 नंबर है, देखते हैं। 1789 में फ्री सोसाइटी ने निर्धन एंग्लो इंडियन बच्चों के लिए निःशुल्क विद्यालय स्थापित किया। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है निर्धन एंग्लो इंडियन बच्चों के लिए निःशुल्क विद्यालय कब और किसने स्थापित किया? तो 1789 में फ्री सोसाइटी ने। ठीक है, नंबर 6 पे हम आते हैं। मिशनरी स्कूलों में शिक्षा का आधार धर्म था। ठीक है, जो मिशनरी थे, डच थे, जितने भी आए उनके शिक्षा का आधार क्या था? धर्म था। अर्थात बाइबल की शिक्षा इनको दी जाती थी। ठीक है, और शिक्षा का माध्यम क्या था? मातृभाषा थी, परंतु अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य थी। ठीक है, तो मिशनरी जो स्कूल थे वहाँ पर शिक्षा का आधार धर्म था, बाइबल की शिक्षा दी जाती थी और मातृभाषा में दी जाती थी, और वहाँ पे अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य था। और यहाँ पर जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते थे या ईसाई धर्म अपना लेते थे उनको वरीयता दी जाती थी इन स्कूलों में। ठीक है, 7 पॉइंट पे पहुँचते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट की 43वीं धारा में लिखे गए कुछ शब्दों ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को जन्म दिया। ठीक है, तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ? जब 1813 का चार्टर एक्ट आया, उसकी 43वीं धारा में कुछ शब्द दिए गए, जैसे कौन कौन से थे? साहित्य के पुनरुत्थान, विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करना निर्धारित किया गया। ठीक है, तो कुछ शब्द आए इसमें, जैसे साहित्य का पुनरुत्थान, तो इसमें प्राच्य और पाश्चात्यवादी जो थे उनके बीच बहस छिड़ गई कि किस साहित्य के, अंग्रेजी साहित्य की बात हो रही है या हिंदी साहित्य के। और विद्वानों को प्रोत्साहित करना, तो किन विद्वानों को? अंग्रेजी के विद्वानों को प्रोत्साहित करना है या हिंदी के विद्वानों या प्राच्यवादियों को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि उन पर 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च होनी थी। वहीं से क्या हुआ? चार्टर एक्ट की 43वीं धारा से प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का प्रारंभ हुआ। ठीक है, हेस्टिंग, मिंटो, प्रिंसेट, विल्सन ये प्राच्यवादी समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट हो गए। आगे चलते हैं। आगे एक परिभाषा है श्री नुरुल्लाह एवं नायक के अनुसार 1814 में शिक्षा आदेश एक अत्यंत निराशाजनक लेख है। 1813 से 1833 तक शिक्षा का निष्क्रिय रहा। ठीक है, जब प्राच्य और पाश्चात्य विवाद शुरू हुआ तो ये जो चार्टर एक्ट आया ये क्या था? ये एक निराशाजनक लेख था, और जिसके कारण 1813 से लेकर 33 तक शिक्षा में कह सकते हैं ना के बराबर कार्य हुआ या निष्क्रिय ही रहा। ठीक है, इसीलिए भारतीय दृष्टिकोण से ये निष्क्रिय काल भी कहा
जाता है। 1813 से 1833 तक का समय जो है हमारा क्या कहा जाता है, निष्क्रिय काल कहा जाता है भारतीय शिक्षा की दृष्टि से। 11वें पॉइंट पे चलते हैं। कलकत्ता एजुकेशन प्रेस की स्थापना कब हुई? 1824 में। ठीक है, कलकत्ता एजुकेशन प्रेस की स्थापना हुई 1824 में। 12वें पहुंचते हैं। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना गवर्नर जनरल एल्फिंस्टन द्वारा की गई। ठीक है, तो पूना संस्कृत जो कॉलेज है उसकी स्थापना गवर्नर जनरल एल्फिंस्टन द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर एल्फिंस्टन के शिक्षा पत्र का विरोध वार्डन द्वारा किया गया। ठीक, एल्फिंस्टन ने एक पत्र जारी किया था 1823 में ही, और जिसका विरोध वार्डन द्वारा किया गया, जिसके कारण एक विवाद और उत्पन्न हुआ, जिसको क्या कहते हैं, एंग्लो वर्नाकुलर विवाद। ठीक है, था क्या कि एल्फिंस्टन ने पत्र जारी किया था कि इसमें कुछ भारतीय ऐसे थे जो अंग्रेजी शिक्षा का अध्ययन करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने विद्यालय और अनुदान की राशि के लिए पत्र लिखा था, जिसका विरोध वार्डन द्वारा किया गया, जिससे क्या एंग्लो वर्नाक्यूलर विवाद आपका उत्पन्न हुआ। ठीक है, फिर आते हैं मैकाले। मैकाले का विवरण पत्र सभी को पता है, 1835 सॉरी। ठीक है, तो मैकाले का विवरण पत्र में क्या था, अंग्रेजी का समर्थन था। ठीक है, गुणगान था, और भारतीय साहित्य को कमतर आंकने की भूल की गई थी। ठीक है, तो मुख्यतः क्या था, मैकाले जो था अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान था, और प्राच्य पाश्चात्य विवाद के तहत ही उसके निराकरण के लिए ये भारत आया था। ठीक है, तो इसने जो भी बताया उसमें अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य का गुणगान किया है, और भारतीय साहित्य को कम नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, इसीलिए एस.एन. मुखर्जी ने क्या लिखा है, मैकाले ने शिक्षा द्वारा भारत के ऐसे लोगों के निर्माण की बात कही जो रंग रूप से भारतीय तथा वेशभूषा बातचीत से अंग्रेज हो। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि रंग रूप जो भी हमें प्रगत प्रदत्त है वो तो हमारा रहेगा ही रहेगा, भारतीय रहेंगे, लेकिन उनको क्या चाहिए थे, द्विभाषीय चाहिए थे अपनी कंपनी के कार्य के लिए। ठीक है, जो उन भारतीय जनता और उनके कर्मचारियों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य कर सके। ठीक है, तो बातचीत से अंग्रेज हूँ। अगला पॉइंट है, 20 जनवरी 1835 को बंगाल की शिक्षा स्थिति पर विलियम एडम को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। तो विलियम एडम की रिपोर्ट क्वेश्चन बन सकता है कब आई, तो 20 जनवरी 1835 को विलियम एडम को बंगाल की शिक्षा की स्थिति पर विलियम एडम को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। ठीक है, ये भी बन सकता है कि विलियम एडम की रिपोर्ट किस शिक्षा की स्थिति के लिए आई, तो बंगाल की शिक्षा की स्थिति के लिए। ठीक, फिर बात करें अगले पॉइंट की, तो 14 नवंबर 1839 को ऑकलैंड ने अपना विवरण पत्र दिया। ठीक है, 24 नवंबर 1839 को ऑकलैंड ने अपना विवरण पत्र दिया, जिसमें निस्यंदन सिद्धांत को सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, जिसे निस्यंदन सिद्धांत भी कहा गया। ठीक है, निस्यंदन का मतलब क्या है, छानना। ठीक है, जिसमें क्या था, हम कुछ लोगों को शिक्षा देंगे जो उच्च वर्ग के लोग हैं, और शिक्षा छन छन के नीचे तक गरीब वर्गों तक जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, उसमें क्या था कि जिसको शिक्षा मिलती गई वो चाटुकारिता के चलते अंग्रेजों के वहाँ कामकाज पे लग गए, और बाकी लोगों की शिक्षा अवरुद्ध हो गई। ठीक है, फिर जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है इसी के बारे में, अंग्रेजों ने भारत में एक नवीन वर्ग का निर्माण किया जो शासन की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता था। ठीक है, तो जिसको जिसको शिक्षा मिलती गई वो अंग्रेजी साम्राज्य में अपनी नौकरी करता गया। ठीक है, और शासन की कृपा प्राप्त करने के लिए तत्पर रहा करता था। ठीक है, बाकी ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आप लोग आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वुड का घोषणा पत्र। तो 1854 में आया ये। ठीक है, वुड का घोषणा पत्र, इसके बारे में एच.आर. जेम्स ने लिखा है, वुड का घोषणा पत्र भारत में शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा है। ठीक है, वुड का घोषणा पत्र जो था वो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र माना जाता है। ठीक है, इसने भारतीय शिक्षा के लिए सभी वर्गों में कुछ अच्छे सुझाव दिए थे। ठीक है, फिर ए.एन. बासु की 2 परिभाषाएं हैं, एक पक्ष में है एक विपक्ष में है, वो भी ध्यान से देख लीजिए। यह घोषणा पत्र भारत की शिक्षा की आधारशिला है। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास इसी ने किया, या शिलान्यास कह सकते हो इसी ने, मतलब जो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रारंभ हुई वो वुड के घोषणा पत्र से ही प्रारंभ हुई। ठीक है,
फिर विपक्ष में इन्होंने क्या लिखा, विद्यार्थियों ने सरल उपाय खोज लिए, वे बिना समझे विषय वस्तु रटने लगे, ठीक है, इसलिए बाजार में टीका और कुंजियों की बाढ़ आ गई। ठीक, तो क्या हुआ कि जो छात्र थे वो कॉन्सेप्ट को बिना समझे या विषय वस्तु को बिना समझे उनको रटने लग गए, और जिससे क्या हुआ, बाजार में सैंपल पेपर्स, ठीक है, जिस तरीके से आजकल नोट्स आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ गई। ठीक है, फिर बात करते हैं 23 नंबर की। तो प्राथमिक शिक्षा में संतोषजनक कार्य न होने के कारण 1882 में लॉर्ड रिपिन ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। ठीक, तो भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई, 1882 में। किसने की, लॉर्ड रिपिन ने। अध्यक्ष कौन था उसका, विलियम हंटर। इसमें 20 सदस्य थे, ठीक है, और जिसमें 7 भारतीय थे तथा अन्य ब्रिटिश और पादरी थे। ठीक है, फिर 82 में गठन हुआ इसका, और 83 में हंटर आयोग ने अपने 60 पन्नों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 220 प्रस्ताव दिए गए। ठीक, और हंटर कमीशन ने क्या किया था, वुड के घोषणा पत्र में जितनी भी चीज़ें थी लगभग वही सारी चीज़ें उनको विस्तार में लिखा गया था। तो हंटर कमीशन वुड के घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा में प्रत्येक वर्ग के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए तथा सभी पक्षों के लिए जमीनी स्तर पर सुझाव दिए। ठीक है, तो हंटर कमीशन ने वुड का जो घोषणा पत्र था, जो पूर्णतः लागू नहीं हो पाया था, उसी को लेकर के अपने सुझाव दिए हैं। उसमें यत्र तत्र कुछ परिवर्तन भी उन्होंने किए, लेकिन लगभग वही था, और इसीलिए जो वुड का घोषणा पत्र था उसको भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र भी माना जाता है। ठीक है, तो ये तो थे कुछ 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से आपके क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और जिन लोगों ने वैदिक काल और बौद्ध काल और मुगल काल या मध्यकाल को वीडियो नहीं देखा है, वो जा करके प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख ले। कोशिश करेंगे आपके सारे चैप्टर्स से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन, वो हम आपको दे सकें। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।